खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आर हमीद भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, आज कोई लंबा चौड़ा इंट्रो देने का प्रोग्राम नहीं है क्योंकि हमारे साथ एक मारूफ शख्सियत और एडवाइज़र टू द पीएम जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। मैं आपको वेलकम कहता हूँ और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी, काजी साहब और ताहिर साहब और भट्टी साहब। जी, मैं सवाल का आगाज कर देता हूं, फिर ओपन डिस्कशन करेंगे आपसे। कल के दिन में 3 बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं। सीईसी की मीटिंग पीपल्स पार्टी की, उसके बाद हम देखते हैं कि एक अलग ग्रुप इमर्ज करता है जेयूआईएफ में, और ख़ास तौर पर गिरफ्तारी जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की। ये बताइए, कैबिनेट में भी बात हुई और ये पता चला कि कुछ केसेस में तेज़ी आने वाली है। क्या आने वाले दिनों में ऑफकोर्स विद इन द लीगल फ्रेमवर्क कोई मजीद तादीबी कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं, और होने जा रही हैं तो नाम बेशक न ले, किन केसेस के हवाले से बात आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, जनाब डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच माय वेरी डियर। हमारे 3 हो जाएं तो उसको कहते हैं फुल बेंच। तो जो 2 बातें मैं पहले इब्तिदा में आपकी इजाज़त से करता हूँ। एक तो ये है कि बहुत ज़ोरदार स्पाइक आ रही है, इसलिए ये मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जो आपको मास्क नज़र आ रहा है, ये पहली और आखिरी हिफाजत है फ़िलहाल, जब तक पाकिस्तान में फरवरी के एंड या मार्च तक गालिबन नहीं आती वैक्सीन, और फिर वो हर आदमी तक दस्तयाब नहीं होती। और गवर्नमेंट लगी हुई है, और जो ताज़ा मीटिंग थी उसमें भी कैबिनेट की इसके ऊपर ब्रीफिंग हमें जो हेल्थ के हमारे SAPM है उन्होंने दी थी। दूसरा ये है कि इस वक्त अगर आप मजमूई सूरत हाल देखें ना, तो एक तासुर आम ये है कि लूटी हुई दौलत वापस नहीं आ रही, मुकदमे बन जाते हैं, चलते कोई नहीं है। एक साइड कहती है हमारे खिलाफ सबूत नहीं है इसलिए नहीं चल रहे, दूसरी साइड कहती है सबूत ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। एक पाकिस्तान फैसला कुन 3 हवालों से फेज़ में आ गया। पहला हवाला ये है कि बहुत तेज़ी के साथ मुकदमात जो बड़े हैं 2 ख़ानदानों के, और ख़ास तौर पे लाहौर वाली जो मुस्लिम लीग नून है उसके, वो आखिरी फेज़ में चले गए। इन्वेस्टिगेशन से आगे बढ़ गए, तफ्तीश से आगे बढ़ गए, रेफरेंसेस बन गए, चार्ज फ्रेम हो गए और एविडेंस शुरू हो गई है। अब जो करना है वो तो अदालतों ने करना है, वो हम यहाँ बैठ के उसके बारे में कोई प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते चीज़, लेकिन ये फैसला कुन मरहले में चल गए। दूसरा इसका पहलू जो है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से है कि उनके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल फरवरी के अंदर पेश आ रही है, और वो कानूनी तौर पर मुश्किल सूरत हाल में कह रहा हूँ। कानूनी तौर पर यह है कि 16 फरवरी को जब उनका पासपोर्ट ख़त्म हो जाएगा तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनके ज़ुमरे में आ जाएंगे वहाँ इंग्लैंड में। और आप किसी को कहें अगर, तो नेट से भी चेक किया जा सकता है कि इलीगल इमिग्रेंट जो है उसको 6 महीने तक रहने की इजाज़त दी गई थी उस गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज ऑफ द कोविड एक्सटेंशन हो गई थी यानी। तो उसके बाद उनको 2 ही उनके पास रास्ते हैं, एक तो ये कि वो खुद आके सरेंडर करें, और दूसरा रास्ता ये है कि उनको एक्सटर्न किया जाए वहाँ से बतौर गैर कानूनी तारके वतन, और पाकिस्तान उनको भिजवाया जाएगा। इसलिए अब ये फाइनल फेज़ है। और मैं भट्टी साहब कोई सख्त बात भी मुझसे कह रहे थे कि 1857 का भी कोई उनका उधार है। तो बहुत आला सतह पे इस वक्त नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए काम हो रहा है, ये मैं भट्टी साहब के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, अब इसका एक दूसरा पहलू कह के फिर मैं नेक्स्ट सवाल जो भी आप करना चाहें बिस्मिल्लाह, वो ये है कि इसका जो मैंने आपको 2 बातें बताई, तीसरी बात यह है कि कोई ओवर 200 ये जो पंजाब में एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है इसके हवाले से आज भी मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई थी मुलाकात में। तो वो ओवर 200 जिन जिन लोगों ने ज़मीन पे कब्ज़े किए हुए हैं, जिन लोगों ने सरकारी जायदादों पे कब्ज़े किए हुए हैं, और आगे उन्होंने सियासत का बोर्ड लगाया हुआ है, किसी का भी लिहाज नहीं किया जाएगा। इसलिए और बड़े केसेस सामने आ सकते हैं। ये काजी साहब आपके सवाल का जवाब है। अच्छा डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, एक आप आईनी माहिर हैं, आपका एक तवील है, एक सियासी विजन है माशाल्लाह। ये बताएं, मुल्क में बज़ाहिर जमहूरियत है, आपको वज़ीर आज़म के हुकूमत छोड़ने के 2 तरीके हैं, खुद रिज़ाइन दें या उनके खिलाफ अदम एतमाद है। अपोजिशन आइन और जमहूरियत की जदोजहद करती है और गैर आइनी कह रही, मुतालबा कर रही है कि हम इस्लामाबाद पहुँच के उनसे इस्तीफ़ा छीन लेंगे। तो ये गैर आइनी कानून इस पे खामोश है कि किसी मुंतहिब वज़ीर आज़म से निकाल के बाहर फेंके और कानून खामोश रहे? बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया, ये बहुत बात चल रही है, इसलिए मैं इस पे आपको 3 इसके नुकात में आपके सामने रख देता हूँ एंगल के तौर पे। पहला नुक्ता इसका ये है
कि जो आपने खुद ही कह दिया सवाल के जवाब से पहले ही कि आइन में जो लिखे हुए दो ही तरीके हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर खुद गवर्नमेंट और असेंबली को रुखसत कर सकते हैं, उनका आइनी इख्तियार है। दूसरा ये है कि अपोजिशन को आइनी इख्तियार ये पेरीमेटेरिया बराबरी की सतह का जो देता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 73 का, वो ये है कि वो एक ला सकते हैं मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उसमें वो मोशन बहुत पहले आ जाती है, इसलिए नहीं वो ला रहे कि उनको ख़तरा ये है कि उनके पास नंबर पूरे नहीं है, न्यूमेरिकली नंबर भी पूरे नहीं है, लेकिन जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनके मुताबिक हमने उस दिन गैर हाजिर होना है। अगर फ़र्ज़ करेंगे हमारी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कोई मोशन आती है नो कॉन्फिडेंस की, तो जो मोशन लाने वाला प्रोपोनेंट है फरीक, वो जो जिसको आप मुद्दई कह लें आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए, उसने नंबर पूरे करने के 172 या इससे ऊपर उसको इकट्ठे करना होंगे। एक पहलू ये हो गया। इसका दूसरा पहलू ये है कि जो बिलावल साहब ने जोशे खिताबत में मरियम साहिबा की नकल में जो उन्होंने ये कह दिया था कि हम जो सूबे की हुकूमत है उसको कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको याद होगा कि उनके वालिद ने जो अभी खिताब किया 27 तारीख वाला, उसमें उन्होंने एक बात की जिसका मुखातिब मेरे ख्याल में तो पहले नंबर पे बिलावल, बाकी बात उन्होंने कहा मुझसे सीखो, मुझसे पूछो, मुझे मत बताओ कि मैंने क्या करना है। तो इसलिए उन्होंने जो करना है वो ये है कि हुकूमत चलती रहे, बिजनेस एज यूजुअल रहे, कोई तरीका निकले कि हस्पताल, बीमारी, कमज़ोरी, माजूरी, लाचारी, इसके नाम के ऊपर केसेस आगे चलते रहें और वो यानी एडजर्नमेंट्स होती रहें। अच्छा, इसका तीसरा पहलू जो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, प्लीज 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 बताइए तीसरा पहलू। थैंक यू भट्टी साहब। इसका जो तीसरा पहलू है वो उसका एक ट्रायंगल है, उसकी एक ट्रायका है। पहला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सारी दुनिया से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, अपने बेटे से इस्तीफ़ा नहीं मांग रहे, सारी दुनिया से वो इस्तीफ़ा मांग रहे, अपने भाई से इस्तीफ़ा नहीं मांग रहे, उनके घर की खातून वो भी हैं और उनके 3-4 जो रिश्तेदार हैं समधी वगैरह वो भी पार्लियामेंट में, उनसे इस्तीफ़ा नहीं मांग रहे। जो बिलावल साहब हैं वो कहते हैं कि जी मैं ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ूंगा और वो साथ कहते हैं कि मैं सेनेट का इलेक्शन भी लड़ूंगा, जनवरी 31 के बाद वो इलेक्शन होगा। कहते हैं 31 तक हुकूमत पहले इलेक्शन ना लड़े और छोड़ के गलियां हो जान सुंजियां ते विच मिर्ज़ा यार फिरे। अच्छा, ये दूसरी पार्टी आ गई। तीसरी पार्टी को आज बहुत बड़ा भट्टी साहब धचका लगा है। मुझे कुछ बातों का पता है, मैं आज पार्लियामेंट हाउस में ही था जिस वक्त ये दोनों हजरात, ये स्पीकर साहब के पास नहीं बल्कि उनकी जो लीगल ब्रांच है उसमें गए थे। उन्होंने जाके कहा है कि जी हमने तो नहीं इस्तीफ़ा देना। अब पार्टी पॉलिसी, अगर मरियम उनकी लीडर हैं तो उन्होंने जलसे में ये कहा कि ये जाके मुंह पे मारना इस्तीफ़े, और मेरे शेरों और मेरे पहाड़ों जाके वहाँ पे डट जाओ। उन्होंने उधर मुंह पे मारने की बजाय पीडीएम के मुंह पे इस्तीफ़े मार दिए। उन्होंने कहा जी हमने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया और हमें हमारा इस्तीफ़ा जो है उसको मनसूख तस्वुर किया जाए, विड्रॉन या इनफ्रक्चुअस जो कॉन्स्टिट्यूशन की लीगल लैंग्वेज है उसमें उसको वो तस्वर किया जाए, यानी वो भाग गए अपने मौक़िफ़ से। तो इस सूरत में जो जिस तरह से खैर से दिसंबर गुजरा है, जिस तरह से खैर से पिछला दिसंबर गुजरा है, पहले साल वाला दिसंबर गुजरा है, जनवरी फरवरी मार्च भी इसी तरह से गुजर जाएगा। सारा शोर एक ही बात के लिए कि किसी तरीके से जो नंबर्स हैं वो हमें, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी चिप जो पीडीएम की ऑपोजिशन है उनके पास ये है कि सेनेट में हमारे पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नहीं है, हम कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। अब मार्च के बाद 12 मार्च। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए डॉक्टर साहब, जैसे आप वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आज़म ने कहा गैर मुंतखब लोगों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और मरीम तो वैसे ही आउट हो गई, वो रुकने असम्बली है ही नहीं। उन्होंने कहा मुज़ाकरात हो पार्लियामेंट में। ये बताएं 26 फरवरी को ख़त्म हो जाता है तो पंजाबी की एक मिसाल है, घरों घर गुआया बारों पड़वा खुआया, तो नवाज शरीफ को कानूनन आप किस तरह फिर लाने में आसानी होगी, क्योंकि वो उधर तो लीगल होंगे नहीं, तो इनलीगल को तो उधर 10 लाख 10,000 जुर्माना कर देते हैं पाउंड। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए उनकी हैसियत थोड़ी सी मुनफरिद है। एक इंडिया का एक फैसला हुआ है, कोई 1.5-2 महीने हो गए हैं, वीरू भाई पटेल उसका नाम था, वो एक कॉन्विक्ट था जिसको लंदन में उसने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी कानूनी और फिर वो हार गया और उसको वापस भिजवा दिया गया। ये जो नवाज शरीफ साहब हैं ये गए थे कन्विक्शन सस्पेंड करवा के, कन्विक्शन अपनी जगह पे कायम है, उस कन्विक्शन में से कुछ अरसा इन्होंने सर्व किया, बीमारी का बहाना लगा के ये बाहर चले गए। वहाँ सबको मालूम है और जो उनके रेलेवेंट इदारे हैं वहाँ हमने
पूरा जिसको हमारी पंजाबी में कहते हैं जोर लगाया हुआ है, हमने भी जोर लगाया हुआ है, इसीलिए वरना दरखास्त गई थी, वो कहते जी हम नहीं बेच सकते, उसका जवाब आ जाता ना जी। तो उसका रास्ता जो है खुलना वो फरवरी में, जिस तरह से मैंने पहले आपके सामने अर्ज किया, तो डॉक्टर साहब उनका एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, इंडिया का बरतानिया के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, जिसकी वजह से वीरू भाई पटेल जो है एक्सट्रेडाइट हुए हैं, हमारा नहीं है। अच्छा नहीं, वो उसकी एक्सट्रेडिशन नहीं हुई, उसकी एक्सटर्नमेंट हुई है। अच्छा। और एक्सटर्नमेंट और एक्सट्रेडिशन में बुनियादी फर्क ये है कि एक्सट्रेडिशन अप्लाई करना पड़ता है और फिर उसका एक प्रोसीजर है। जिस तरह आखिरी जो एक्सट्रेडिशन हुई है और उसमें बड़ा लंबा अरसा लगता है, इसीलिए एक्सट्रेडिशन में हम सीधे नहीं गए, इसको हमने एग्जामिन किया बड़ा थॉरोली। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी वो विकी लीक्स वाले, जी जूलियन डॉक्टर साहब इसी में मैं चाह रहा हूँ जरा ये भी ऐड कर लें कि कहा जा रहा है, डॉक्टर साहब ये भी कहा जा रहा है कि इंग्लैंड ने जब नवाज शरीफ साहब जाना चाह रहे थे तो हुकूमत पाकिस्तान से पूछा कि आपके प्राइम मिनिस्टर आना चाह रहे हैं, तो उन्हें हुकूमत ने ये जवाब दिया कि ये कैबिनेट ने इनको इजाज़त दी है, इसके साथ हमारी अदालतों ने इजाज़त दी है। तो इस तरह वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का केस डिफरेंट है। और दूसरा एक एंगल ये है कि क्या वो इसके अलावा कोई सियासी पनाह भी ले सकते हैं, लीगल कॉन्सेप्ट से मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। आप ठीक कह रहे हैं ताहिर मलिक साहब, देखिए कोई ऐसी बात नहीं हुई, ये बिल्कुल घड़ी हुई कहानियाँ हैं अपने दिल खुश करने के लिए। जिस तरह से अभी पीछे एक आदमी को बुला के उन्होंने मुलाकात की और ख़बर ये चला दी कि शहबाज शरीफ साहब ने रेलेवेंट होने के लिए कि जनाब बड़े दरवाजे खुल गए और बड़े ये हो गया बड़ा, जो ही वो कहते हैं दरवाजे खुल गए कोई ना कोई मुकदमा खुल जाता है, पता नहीं क्या इसमें कोरिलेशन है, मुझे नहीं मालूम। जो असल इशू है वो ये है कि वो जब यहाँ से गए, उन्होंने लैंड किया, उसके बाद उनके कानून का ऑपरेशन शुरू होता है। हमारे कानून के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था, जिस तरह उनकी लैंडिंग के बाद उनके कानून के साथ हमारा एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई ताल्लुक नहीं है, रियासत टू रियासत है। अब इन्होंने एक मैं कह चुका, उसको मैं रिपीट करके आपका टाइम नहीं लूँगा कि इनको वो हो जाएंगे गैर कानूनी तारके वतन वहाँ पे मुकीम। दूसरा ये हो जाएगा कि उन्होंने सर्व करना है अपना सेंटेंस, और तीसरी जो ऑप्शन वो ढूंढ रहे हैं उसके लिए बड़ा जोर एक जो पाकिस्तान में से जिसको पाकिस्तान ने इज्जत दी वहाँ पे सफीर बनाया, वो जो आप पढ़िए ना ज़रा रिपोर्ट पढ़िए, EU डिसइंफो लैब वाली जो रिपोर्ट है वो, उसमें वो किस ग्रुप में शामिल है। एक माडी शर्मा खातून है, एक मूडी है नरेंद्र मोदी, और तीसरा जो है वो हमारा वो सफ़ीर है जिसको पाकिस्तान ने इज्जत दी और पाकिस्तान के खिलाफ ज़ाहिर उगरता रहता है। तो इसलिए वो एक और सफ़ में चले जाएंगे। इन्होंने कभी असाइलम नहीं मांगी, असाइलम मांग ही नहीं सकते। अच्छा फिर ये है कि जो ही इनका पासपोर्ट कैंसिल होगा तो इनके पास इमिग्रेशन वाले पहुंच जाएंगे। देखिए ना, वहाँ ये नहीं कह सकते कि आप चूँकि नवाज शरीफ हैं इसलिए हम आपका लिहाज करें। कुछ लोग एक जो लंदन में कराची का मफरूर है उसकी मिसाल देते हैं, वो जब मफरूर कॉन्विक्ट नहीं था, उसके खिलाफ एक्स पार्टी चीज़ें चल रही थी, कन्विक्शन के नज़दीक वो पहुंचा हुआ था, लेकिन वो भाग गया। भागने के बाद जो एब्सेंशिया है उसको कन्विक्शन वैलिड नहीं समझा जाता, जब भी कोई बंदा वापस आए अपील ज़्यादा चांसेस ये होते हैं एब्सेंशिया वाले में मंजूर हो जाती है। अच्छा तीसरी बात ये थी कि वहाँ जाते ही उसने पहले, बल्कि उसके लिए बंदोबस्त किया गया था उसके लोगों की तरफ से, जाते उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी कि हम असाइलम सीख करते हैं, ये केसेस हैं जिनमें सजाए मौत हो सकती है। इनके खिलाफ कोई ऐसा केस पाकिस्तान में पेंडिंग नहीं है जिसमें सजाए मौत हो सकती हो। वो वाहिद जगह है जिस पे आके वो रुकेंगे कि हम एक्सटर्नमेंट भी नहीं करते, इनको वापस नहीं भेजते, इसलिए कि वहाँ पे एक्सिक्यूशन हो सकती है या डेथ पेनल्टी जो एक्सट्रीम सजा है वो हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए, कल जो आखिरी जी मैं बात करूं। अच्छा डॉक्टर साहब, कल जो गिरफ्तारी हुई उसके हवाले से जो नैब के भी प्रेस रिलीजेज आते रहे, उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। एक तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 नौकरियों को गैर कानूनी करार नहीं दिया जो ख्वाजा आसिफ साहब एक मुबैना कंपनी को दे रहे थे, जो पैसे ले रहे थे वहां से। अब ये बताइए, अकामा भी था और साथ वो जो है कंसल्टेंसी भी दे रहे थे। अब ये बताइए कि अब ये केस जो अकामे के केसेस हैं, और जिस तरह आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ये कैसे अकामा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है और जो कैसे इस पैसे को अंदर, तो अब इसमें और कौन कौन आ सकते हैं? और ज़रा आपने तो नहीं करना, मगर आप अपनी एक लीगल राय दे सकते हैं एज एन लॉ एक्सपर्ट। तो ये अब क्या मामला है इन लोगों का? देखिए, एक खातून है, उसका ताल्लुक सिंध की हुकूमती जमात से आ सकती हैं, और एक जो हमारे साबिक वज़ीर दाखिला हैं जिनके दौर में धरना हुआ था नून लीग वाले, वो आ सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनके प्रूवन हैं कि अकामे हैं। फिर एक सूबे के, उनका ताल्लुक हमारे इत्तेहादियों से नहीं है और ना ही हमारे साथ है, उसके जो
चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनका काम है। ये वो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, आपने चूँकि सवाल किया तो इसलिए मैं आई विल बी वेरी फेयर टू यू, मैं आपको सारा जवाब दे रहा हूँ। और फिर बहुत सारे लोग हैं जिनका ताल्लुक सिंध के साथ है, और उनमें से कुछ सरकारी मुलाजिम ऐसे हैं जिनको सज़ाएँ हुई, सज़ाएँ होने के बाद उनकी तादाद दर्जनों से भी ज़्यादा है। वो सज़ाएँ होने के बाद उन्होंने बाहर जाके अकामे लिए, कुछ पैसे उन्होंने वापस किए। मिसाल के तौर पे एक मैं आप मिनिस्ट्री नहीं कहता, लेकिन वो मिनिस्ट्री का पूरी का हेड था एक सेक्रेटरी, और उसने कोई 1.25 करोड़ रुपया वापस किया और बाकी पैसों से जाके उसने अकामा लिया और वो आता जाता रहा है। इसलिए जो ट्रैवल हिस्ट्री है उससे पता चला है कि कौन कौन लोग हैं जो वहाँ जाते हैं और किस हैसियत में जाते हैं। अकामे का एक और आपने बहुत अहम सवाल किया, ये काजी साहब, मैं लोगों को आपके ज़रिए और GNN के ज़रिए बात पहुँचाना चाहता हूँ कि अकामे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो जो बंदा है उसको एक कवर मिल जाता है। मिसाल के तौर पे मिस्टर एक्स है, उसको जब अकामा दुबई का मिलता है तो उसके बाद अगर आप सर्च करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे क्या हैं तो आपको मिस्टर एक्स कहीं नहीं मिलेगा। वो दुबई में एक पार्क करते हैं, पैसा पार्क करने के बाद उसको निकालते हैं और फिर वो पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑफशोर कंपनीज़ के ज़रिए से यूरोप में और अमेरिका में, और बोलिविया तक पैसा पाकिस्तानी पहुँचा हुआ है। बड़ी बदकिस्मती की बात ये। तो ये इस तरह से ये सारा चक्कर जो है ये चलाते रहे हैं। लेकिन अब वो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ एक मैकेनिज्म ऐसा बना है जिसमें से पाइसेस के ज़रिए से आना जाना वो भी साबित हो जाता है, फ़ोटो समेत, इसलिए भाग नहीं सकता कोई इससे। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि एक तरफ PDM सर अदलिया को बुरा भला कहती है, नामुनासिब लफ्ज़ कहती है, और एस्टैब्लिशमेंट के लिए सख्त लफ्ज़ नामुनासिब इस्तेमाल करती है, बल्कि उनकी साख को मुतासर करती है। क्या आइन में अदारों को, अदलिया और पाक फौज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि उनके खिलाफ ऐसी जुबान ना की जाए कि दुश्मन मुल्क खुश हो, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती इनके खिलाफ? अच्छा, एक इसका पहलू है सोशियोलॉजी का, वो मैं बाद में आप रखूँगा। पहले आइनी पहलू जो आपने सवाल किया, ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। 3 चीज़ें फॉरबिडन है जिसको नो गो एरिया कहते हैं। पहला ये है कि आप अदलिया का अगर कोई फ़ैसला आ गया तो उस फैसले के हवाले से आप जब जजमेंट आने के बाद जजमेंट के ऊपर कोई फेयर कमेंट तो कर सकते हैं, आप कॉन्डक्ट ऑफ द जज के ऊपर या उस प्रोसेस के ऊपर कोई हर्फ नहीं उठा सकते। वो उठाना है तो उसको चैलेंज करना होगा। चैलेंज जो लोग लोकस स्टैंडाई रखते हैं वो या अपील फाइल कर सकते हैं या रिव्यू आइन के आर्टिकल 188 के नीचे फाइल कर सकते हैं। ये एक पहलू हो गया। अदलिया के खिलाफ कोई गुफ्तगू करना काबिल गिरफ्त है, फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर भी अगर करेंगे तो काबिल गिरफ्त है। इसी तरह से जावेद हाशमी केस में जो ख़त उन्होंने पढ़ा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे ये प्रिंसिपल तय हो गया है कि अगर असेंबली के फ्लोर बल्कि प्रीसिंक्ट्स के ऊपर, वो कहते थे मैंने कैफेटेरिया में बात की, उनका डिफेंस ये था, प्रीसिंक्ट शुरू होते हैं जहाँ से गेट शुरू हो जाता है, कहीं भी कोई अगर गुफ्तगू करेगा तो उसको वो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, इंडेमनिटी उसको, और उसको बचत और उसको कवर नहीं मिलेगा पार्लियामेंट्री। ये दूसरी बात हो गई। अब इसका जो अगला पहलू है वो ये है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ भी एक जगह नहीं 2 जगह लिखा हुआ है, बल्कि जो आइन का आर्टिकल 62 है उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई मुल्क की इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़, इसकी सलामती के ख़िलाफ़ और बुनियादी नज़रिए के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। अब कार्रवाई अगर कोई आइन तोड़ने की बात करता है या आइन किससे खिलवाड़ करता है तो वो कैसे होगी, वो प्रिंसिपल तय हो गया जनरल मुशर्रफ केस में, अभी ताज़ा ही है वो। और उसमें उन्होंने कहा कि एक जज को जो हटाना था वो चूंकि अदलिया की आज़ादी पे हमला है इसलिए वो आइन में हाई ट्रीजन पनिशमेंट्स एक्ट 1973 के नीचे आ गया और वो सज़ा हो गई, वो जो सस्पेंडेड है इस वक्त। अब ये सारा आप इकट्ठा करें तो एक मौलवी किफ़ायत ने जो गुफ्तगू की है पाक फ़ौज के, जो आपने जो इदारों की बात की है, जर्नैलों के हवाले से जिस तरह का गर्दनें उड़ाओ और फलां करो, वो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर तहर्रुक शुरू किया हुआ है कि वो मुकदमा बनेगा। अब इसका सोशियोलॉजिकल पहलू ये है, सॉरी मैं एक चीज और शामिल कर दूं, याद सादिक साहब ने एक बयान दिया था, याद इसी के साथ शामिल कर लें, क्या वो आता है बयान इस जिम्मन में कि जिसमें हम ये कह सकें या वो डबल मीनिंग्स थे, या अगर हम कहते हैं कि उनकी टांगें जिस तरह उन्होंने कहा कांप रही हैं, क्या काबिल गिरफ्त है ये बात या नहीं है? देखें, बतौर गवर्नमेंट मेरी इतला ये है कि अयाज सादिक साहब को टास्क किया गया था नवाज शरीफ की तरफ से कि आप ये गुफ्तगू करेंगे। उसकी वजह ये थी कि नवाज शरीफ मिलने की एक मिडिल ईस्ट की
गैर मुस्लिम एम्बेसी है उसके लोगों से वो मिलना चाहते थे, और एक भारत के लोग उनके साथ वहाँ जाके मिलते रहे। जो असल इशू था वो ये था टाइमिंग जोन के लिए, कि मैं इनको ये मैसेज दूं कि पाकिस्तान में आपके लिए मुझसे ज़्यादा फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई नहीं बोल सकता, और मेरे लोगों से ज़्यादा फ़ौज के ख़िलाफ़ और कोई नहीं बोल सकता, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ कोई जहर नहीं उगल सकता। वो 100% इसी ज़ुमरे में आता है। अब मैं जो सोशो पॉलिटिकल उसको कह देता हूँ, जो एंगल है वो ये है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ पर्चा हो तो वो कहते हैं ये बड़ी ज़्यादती होगी। ये तो देखें, फिर आप कल जो साइकिल वाला है उसको भी चौकीदार वाला है, उसको भी आप रेडी वाले को भी आप गद्दार कहेंगे। देखिए, लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है पाकिस्तान के उन सारे लोगों के लिए जो ओपिनियन मेकर्स हैं, एंड यू कम इनटू दी फर्स्ट लिस्ट, जो पहले 2-3 लोग हैं जो मुल्क में रायमा बनाते हैं। आपका उनमें अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानी है आप पे, यू आर ब्लेस्ड पीपल, उसमें आप शामिल हैं। तो इसलिए ये हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि कहाँ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी और पार्टीबाजी में बात करनी है, और उससे आगे अगर कोई बढ़ेगा तो उसका रास्ता रोकना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे, मुल्क में ये चल ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे, और एक इंतहाई अहम मसला इजराइल के हवाले से, एक बहुत ही प्रोपेगेंडा था, हकीकत थी, झूठ था, अफवाह थी, क्या कहानी थी, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं वो एक ज़ाहिर गवर्नमेंट में इस वक्त हैं, तो वही वापस आके पूछेंगे कि क्या ये आपको एक ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, या आपका कोई इरादा है इजराइल के ज़मन में इंटरनेशनल प्रेशर को क्या हम वो करेंगे नहीं करेंगे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता या एक सवाल वो ये कि एक तो इजराइल के हवाले से ये बताइए कि हमारी क्या पॉलिसी। अभी तक तो इमरान खान साहब ने खुल्म खुला कहा है, मगर आप जानते हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो लोग बातें करते रहते हैं। मगर इसके साथ एक और बात, खित्ते में बदलती हुई एक सियासत भी हमें नजर आती है। कुछ दिनों पहले हमने $1 बिलियन इकट्ठा करके सऊदी अरब को वापस किया। क्या कुछ शिफ्ट आ रही है हमारी पॉलिसी में रीजन के हवाले से? जो UAE में हुआ, जो डिप्लोमेटिक उनके रिस्टोर हुए जो लिंक्स हैं इजराइल के साथ, तो हम इसी ब्लॉक में हैं, दरमियान में हैं, कहाँ हैं, और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? दोनों सवाल इजराइल और खित्ते में हमारी पोजीशन। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू काजी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट ये रीजन की बात भी, और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इजराइल के हवाले से। मैं आपको 3 मौक़िफ़ हैं पाकिस्तान के। एक पाकिस्तान की रियासत का मौक़िफ़ है, दूसरा पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ है, और तीसरा इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। ये तीनों मौक़िफ़ वही हैं जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयात में इजराइल के हवाले से फ़लस्तीनियों की हिमायत में इख्तियार किए थे। उनमें से पहला ये है 2 नेशन, और दूसरा ये है कि क़िबला अव्वल हमारा है, फ़लस्तीनियों का है, और वहाँ फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा, और किसी कीमत के ऊपर भी इजराइली कब्ज़े को क़िबला अव्वल के हवाले से हम तस्लीम नहीं करेंगे। एक मौक़िफ़ का पहलू ये हो गया। इसका दूसरा पहलू ये हो गया, जिस तरह आपने कहा कि हमने पैसे वापस किए और क्या कोई दबाव की सूरत हाल। एक बात का आप पूरा इत्मीनान रखिए और पूरा यकीन रखिए, हम जो रियासत टू रियासत गुफ्तगू करने में थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है व्हेन यू आर इन द गवर्नमेंट, इसलिए कि उसकी कॉनोटेशंस मुख्तलिफ निकलती हैं। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि एक तो पूरी दुनिया की जितनी भी मुस्लिम रियासतें हैं, उन लोगों का भी अवाम का मौक़िफ़ यही है। मैनेजर्स की बात दूसरी है, मैनेजर्स के अपने होती हैं, पॉलिसियाँ भी होती हैं, अपनी मुश्किलात भी उनकी हो सकती हैं, और उनकी अपनी प्रेफरेंसेस भी हो सकती हैं। अच्छा, इसका जो एक और पहलू मैं आपके सामने ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर ये अगर कहा जाए कि दबाव कभी नहीं आया तो ये गलत बात होगी। लोग बात भी करते हैं, टैक्टिक्स भी यूज़ करते हैं, और ज़ाहिर है इजराइल मगरब का नाजायज़ बच्चा है बेन गोरियन के ज़रिए जिसको जन्म दिया गया था। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हम किसी कीमत के ऊपर भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटें। और जो 4 बिलियन उन्होंने दिए थे उसमें से उन्होंने 3 मांगे, अचानक मांगे, और एक कुछ अरसे बाद 30-35 दिन के अंदर उनको देना है, वो उसका भी बंदोबस्त है, पैसे हम वापस कर सकेंगे जो कीमत भी अदा करनी पड़े। देखिए, क़िबला अव्वल की एक ईंट, फ़लस्तीन का एक कोना, उसके बारे में ये नहीं सोचा जा सकता कि उनकी मर्जी के बगैर कोई किसी किस्म की मुसालत की जाए। जो लोग कर रहे हैं उनके। डॉक्टर साहब, ये बात तो आपकी क्लियर हो गई। PM, मेरी इतला है कि प्राइम मिनिस्टर जहां भी लीगल इशू पर फंसते हैं, शहजाद अकबर बेचारों की तो ABC खत्म हो जाती है, आपको बुलाया जाता है।
जैसे कहा जा रहा है अपोजिशन बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है 18वीं तरमीम बदलना चाह रहे हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर को समझते हैं कि 18वीं तरमीम में कुछ रद्दोबदल किया जाना चाहिए जो मुल्की मुफाद में है? आपने क्या राय दी एज ए आईनी एक्सपर्ट? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैं भट्टी साहब अगर इजाज़त दें तो रीजन की एक बात की इन्होंने कि कोई रीजन में स्ट्रेटेजिक शिफ्ट पाकिस्तान के हवाले से है काजी साहब का, उस पर मैं शॉर्ट एक कमेंट कर देता हूं। काजी साहब बिल्कुल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है और वो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट उसकी वजह से भारत बहुत ज़्यादा परेशान है और भारत और इजराइल का कितना ज़्यादा ताल्लुक़ है आपके इल्म में है। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ये है कि जिस दिन, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द, ये बहुत लंबा अरसा नहीं रह गया, ये वन बेल्ट वन रोड और सी पैक ये सारा जब मुकम्मल हो जाएगा, ये सारी जितनी पाकिस्तान के ऊपर ताकतें हमला आवर हैं, कोई लश्कर भेजे या कोई दहशत व वहशत का बाजार सरगर्म करे, कोई रियासती इदारों के ऊपर लश्कर कशी करे या कोई मुंतखब हुकूमत और जमहूरियत के ऊपर चांदमारी करे, उसका एक ही मतलब है कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक शिफ्ट में जो हमारे वेस्टर्न अलाइज हैं उनके साथ हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन जो रिलायंस है इस वक्त चाइना का और पाकिस्तान का एक दूसरे के ऊपर, वो एग्जाम्पलरी है और भारत के लिए बड़ा परेशान कुन है। ख़ास तौर पे जब से गवालन में आके बैठा है चाइना, तो वो जो रोज़ हमको कहते थे कि घुस के हम मारेंगे और घुस के आएंगे, वो उनका एक रास्ता जो था वो बंद हो चुका है। अब जहाँ से वो आएंगे, हमने तो वो तो रात के अंधेरे में आए थे, हमने ललकार के उनको जवाब कहा था। इसी दौर में ये हुआ, वरना तुम जो आज कश्मीर का कहते हैं कश्मीर हमारा है, वो ये नहीं बताते कश्मीरियों को कि मोदी उनके घर में क्या लेने आता। कश्मीर अगर तुम्हारा है तो कश्मीर का कातिल भी तो तुम्हारा है। तो ये दूसरा इसका है सिलसिला। तीसरी जो आपने बात की कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं, ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल है और ये इसकी कोशिश शहीद मिलत लियाकत अली खान शहीद ने भी की थी, लेकिन उनकी जो वजूहात हैं उनकी शहादत की, उनमें से एक वजह ये भी गिनी जाती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के हवाले से मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि गुफ्तगू नहीं होती या प्राइम मिनिस्टर राय नहीं मांगते, गुफ्तगू भी हुई है, प्राइम मिनिस्टर राय भी मांगेंगे, लेकिन फ़िलहाल कोई अमेंडमेंट गवर्नमेंट के एजेंडे के ऊपर या टेबल के ऊपर नहीं है। और उसकी जो बड़ी वजह है इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन उसमें जो पहली 6 अमेंडमेंट थी वो भुट्टो शहीद ने अपने दौर में ही कर ली और इस वक्त 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18वीं तरमीम के बाद बिल पड़े हुए हैं, जिसमें अक्सरियत जो बिल हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों के हैं। गवर्नमेंट के तो सिर्फ 3 बिल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिल दोनों हाउसेज में पड़े हुए हैं। आप चाहेंगे मैं आपसे शेयर कर सकता हूं क्या क्या उसकी तफसीलात हैं किसी वक्त। तो ये हम जो मुश्किलात पेश आती हैं इसलिए कि कैपेसिटी किसी जगह बिल्ड नहीं हुई, इसलिए कि किसी जगह फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए कि किसी जगह, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, चीनी के सारे गोदामों में घुस के हमने चीनी निकाली और उसको एक दफ़ा आपको याद है डार के ज़माने में 140 पे चली गई थी, उसको रोका भी, कंटेन किया, तफ्तीश की, लोगों के ऊपर हाथ भी डाला गवर्नमेंट ने। लेकिन सिंध वालों से जब हमने बात की वो कहते हैं जी हम तो अपने गोदामों में आपको नहीं घुसने देंगे, इसलिए कि ये सूबाई खुद मुख्तारी। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक कमेंट भी करना चाह रहा हूँ, फिर उस पर सवाल भी करूँगा। एक तनकीद है हुकूमत पे कि एहतसाब भी एक तरफ है, उसमें यह कहा जाता है कि अपना FIA के जो मेमन साहब थे साबिक सरबरा, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि जनाब इन पे आर्टिकल 6 लगाएं। मैं ख्वाजा आसफ की बात कर रहा हूँ। फिर अपने खान साहब ने अपनी स्पीच में भी उनका जिक्र किया कि उन्होंने रो के GHQ फ़ोन किया। तो एक तो इस हुकूमत पे ये इल्ज़ाम है कि जो एहतसाब का तासर है वो एक तरफ है। अब दूसरा मेरा सवाल ये कि जब बगावत पे आप जा रहे हैं, आपने कहा है कि फ़ौज पे बदज़बानी आइन इजाज़त नहीं देता, तो ये अकेले किफ़ायतुल्लाह का कल जिक्र हुआ है कैबिनेट में, मैंने अपने कानों से सुना है। इसमें अचकज़ई साहब भी शामिल हैं, अख्तर मेंगल भी शामिल हैं, मौलाना भी शामिल हैं, इसमें अपना जमात इस्लामी के भी सराय साहब शामिल हैं, और आपको सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब भी नज़र आएंगे जो उन्होंने इंडिया में बातें की और पाकिस्तान में जब वो अपोजिशन में थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किस प्रिंसिपल के तहत इस बगावत के केस को लेके जाएंगे? ये अकेला कफ़ायत साहब पे होगा कि सब पे होगा? अच्छा, जो मैं आखिरी सवाल का फिर जरा पिछले 2 सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये फौज के खिलाफ बदजुबानी है, ये कफ़ायतुल्लाह साहब पे होगी कि सब पे होगी? ये सबको लेके जाएंगे। इस पे मैं देखिए तनकीद करना एक बात है कि फौज पे किसी ने तनकीद की, ये कहना कि जर्नैलों को
लटका दो और फिर ये कहना कि जर्नैलों की गर्दनें उड़ा दो, ये तो गाली से भी कोई अगली चीज़ है। आइन के लिए भी, किसी की ज़िंदगी के लिए भी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 9 में, उसके लिए भी, ये तो किसी की ज़िंदगी, मिसाल के तौर पे कोई किसी तबके के बारे में, आपके तबके के बारे में, जब मेरा जो प्रोफेशन है कि इनकी गर्दनें उड़ा दो और उसी दिन 7 आदमी जिस इदारे को कहा जाए उसके शहीद हो जाएं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? दिस इज़ अ यूनिक सिचुएशन, ये अलहदा से बात है। अब मैं जो सोशो पॉलिटिकल कह रहा था ना, वो सवाल आपने करके मेरी बात को ठीक साबित कर दिया है कि देखिए जी, फिर तो वो फलाने के ऊपर ये बनता है, फलाने के ऊपर ये बनता है, फलाने के ऊपर ये बनता है। वो जब आए लाहौर में, उन्होंने यहाँ नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू की पंजाब के हवाले से, वो जब गए कराची में, उन्होंने नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू की उर्दू स्पीकिंग लोगों के बारे में, और उर्दू जो हमारी कौमी ज़ुबान और बड़ी मोहतरम ज़बान है हमारे लिए, और पंजाब ने तो ख़ास तौर पे जो उर्दू के बड़े लोग हैं वो कहते हैं उन्होंने ज़िंदा रखी है पंजाब ने। तो इसलिए ये हम इस तरह से फैली हुई कोई गुफ्तगू नहीं हुई, चूँकि एक आदमी है वो कहता है, लोग इससे पहले आपने देखा ना क्या क्या नहीं हुआ, हमारे जर्नैल शहीद हुए, इतने तो किसी जंग में नहीं, किसी मुल्क के शहीद हुए लोग, जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे लोग शहीद हुए, हमारे बच्चे शहीद हुए, इतने तो किसी जंग में शायद बच्चे एक किसी ट्रांजैक्शन में दहशतगर्दी की या किसी सबवर्शन में वो ना शहीद हुए। तो ये एक यूनिक सिचुएशन है। दूसरे जो आपके 2 सवाल थे वो दोहरा दे, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि खान साहब के हवाले से भी बातें हैं कि उन्होंने बातें कुछ की थी जब वो अपोजिशन में थे। याद आ गया, थैंक यू। अच्छा देखिए, पहले ये कहना कि ये एहतसाब तहरीक इंसाफ कर रही है, बिल्कुल गलत बात है। ये जो जज साहब हैं, जावेद इकबाल साहब, ये नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरम खुर्शीद शाह साहब ने, दोनों ने 3 नामों में से सबसे शानदार नाम, जो बेहतरीन इंतखाब और बेहतरीन एहतसाब के लिए उन्होंने ये चुना था खुद। प्रोसिक्यूटर जनरल जो प्रोसिक्यूशन के सारी के इंचार्ज हैं, वो उन्होंने खुद चुना था अपने दौर में। डीजीज उनके दौर के, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर देयर। तो हमने किसको लगाया जिसके ज़रिए से हम काम कर रहे हैं? वो इंडिपेंडेंट इदारा है। और फिर देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर की सीट के नीचे जो हमारे पंजाब के मिनिस्टर थे, उनके ऊपर मुकदमा नहीं बना, उन्होंने फेस किया। मुझसे तो कम अज़ कम या मेरी मौजूदगी में ये सवाल नहीं होना चाहिए कि हुकूमत के लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ किसी जगह भी। मैंने तो पहले 35 मिनट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि बाबर आए और इस्तीफ़ा दे के चले गए। तो ये फिर उसके बाद आपके ताल्लुक़ वाले हो सकते हैं, अलीम खान साहब, मेरे तो गांव में उनकी शादी हुई है, इसलिए हमारे तो वो बड़े प्यारे हैं। तो उनके खिलाफ क्या निकला? ये इस तरह से गुफ्तगू करने की बजाय, गुफ्तगू मैं इस तरह से चाहता हूं कि इस मुल्क के लोग करें कि जिसके ऊपर कोई हर्फ उठता है, अगर कोई गलत है तो ट्रायल करके हरफे गलत को मिटा दिया जाए, और अगर कुछ सही है तो उस सवाल का जवाब दिया जाए। अब इसको ज़रा जो ग्राउंड सिचुएशन है आज की, उस पर डालते हैं। मिसाल के तौर पे ख्वाजा साहब की गिरफ्तारी, उन्होंने कहा इमरान ने मुझे पकड़ा है। मरियम साहबा कह रही हैं इस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ा है। मरियम साहबा कहती हैं इनके पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है, ये तो बिल्कुल किसी काम जो कि नहीं है, ये तो बड़े ताबेदार हैं। तो देखिए ना, इनमें से एक सच्चा हो सकता है। इसी तरह से जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो ये कहते हैं कि ये 4 लोग कौन होते हैं मुझे सजा देने वाले? मौलवी साहब कहते हैं मैं जलसा लेके आ जाऊंगा, मैं जुलूस निकालूंगा। ये तो अपने मुल्क के इदारों के ऊपर लोगों को आप सबक दे रहे हैं कि यू वायलेट द लॉ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इधर रोकूंगा। बड़ी अहम बात की डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अहम बात की। हम आपकी मौजूदगी का थोड़ा सा फायदा लेना चाह रहे हैं और आपका नॉलेज का। देखिए, एक तरफ वो कहते हैं 4 जजों को बाहर फेंक के मारो, दूसरी तरफ कहते हैं आर्मी चीफ को रिजाइन दे, DGISI दे। तो क्या हुकूमत कमजोर है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही, या आपको समझते हैं कि कानूनी रुकावट है? मैं नहीं समझता कि कोई कानूनी रुकावट हो सकती है। कानूनी रुकावट नहीं होनी चाहिए, और मैं इस बात का हामी हूं कि एक खास हद से रेड लाइन बैठ के तय कर लें। पार्लियामेंट एक फोरम है ना, वहां तय कर लें कि जो आइन में लिखा हुआ है और कानून में लिखा हुआ है उस पर अमल करना है, या ये पकौड़े की दुकान के लिए हमने बनाई हुई सारी किताबें छापने के बाद इनको आप पारा में मजीद पकौड़े वाला इनको इस्तेमाल करेगा। बात यह है कि इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जो EU इन्फो लैब की और श्रीवास्तवा ग्रुप है एक इंडिया का,
ये जरूर पढ़िएगा रिपोर्ट। डॉक्टर साहब जी सॉरी मुझे रोकना पड़ रहा है, आपको ब्रेक है, आप अपनी बात जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। मगर जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा नाज़रीन तो पूछेंगे वो 200 कौन से कब्जा ग्रुप्स हैं जिनके खिलाफ ये एक्शन हो रहा है, और जाहिर है वो अपनी बात भी मुकम्मल करेंगे। कुछ बड़े अहम और खास तौर पर मैं पूछूंगा, शब्बर ज़ैदी साहब ने $150 बिलियन की बात की है, कम से कम हम उनसे ये तो पूछ सकते हैं कि उनके नाम उनके पास हैं, जो पोलिटिकली एक्सपोज लोग हैं उनका नाम तो वो दें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। एक तो ये जो शब्बर ज़ैदी साहब ने स्टेटमेंट दी है, और जानते हैं आप, मैं अगर आप अलाउ करें मुझे, तो वो कहते हैं अहले ज़र की तो दाई हैं वो, तो कम से कम उनसे वो नाम तो ले लिए जाए। उन्होंने खुद दावा किया है कि जनाब 150 बिलियन पोलिटिकली एक्सपोज बंदों को दे सकते हैं आप डॉक्टर साहब। जी हाँ, ठीक बात है। मैं शब्बर हमारे वकील दोस्त हैं, तो मैं आई कन्वे टू द रेलेवेंट पीपल जो आप कह रहे हैं, इट्स अ गुड सजेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के साथ ही मैं एक छोटा सा सवाल, डॉक्टर साहब एक आम आदमी के लिए आपसे जवाब चाहिए कि 2 दिन में इस हुकूमत का कंसिस्टेंट करप्शन के खिलाफ एक नैरेटिव है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, बिल्कुल सही है, मेरा कोई हक नहीं आपको रोकूं, मगर मेरी एक कंसर्न है। कल की खबर थी बिजली महंगी हुई है ₹1.06, आज की खबर है पेट्रोल ₹3 महंगी हो रही है। मेरे जैसे लोगों का ख्याल है कि महंगाई, आपने इतना करप्शन का शोर डाल दिया कि महंगाई का मौजू ख़त्म हो जाए। हाउ राइट आई एम? यू आर, मैं नहीं कहना चाहता, आप मेरे छोटे भाई हैं, कि यू आर नॉट राइट, दैट इज़ अ व्यू, इसके ऊपर मैं जजमेंट नहीं पास करूँगा। दूसरा ये है कि असद उमर अयूब, बल्कि उनकी स्टेटमेंट जो उन्होंने इसकी वजाहत की है, जो बिजली के इजाफे वाली है स्टेटमेंट, वो अगर आप कहें तो मैं भिजवा भी देता हूँ। मैं असद उमर अयूब साहब को कहता हूँ, वो भी आपको दे सकते हैं, उनसे बात करना चाहें वो भी कर लें एक। और दूसरा, जो महंगाई में कुछ जगह पे नहीं, काफ़ी सारी जगह पे कमी भी हुई है, तो इसलिए ये रिलेटिव चल रहा है। और सारी दुनिया में पेंडेमिक की वजह से हमारा तकरीबन 1/3 जो टैक्स हमारी कलेक्शन थी वो कम हुई है। पूरा जोर लगा के इस वक्त सियालकोट वाले से किसी से पूछ लें आप। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात आ गई, बिल्कुल आपने कहा कि आपका एक व्यू है और कई जगह कम हुई है ताकि रोजगार निकलता रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक जो बड़ा अहम सवाल है, वक्त कम है, मगर ये बताइएगा कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से कब्जा ग्रुप पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं, इलेक्शन में पैसे देते हैं, कार्टल्स भी पैसे दे रहे हैं, उनको हाथ नहीं डाला जा सकता। वो कहते हैं जी हम तो इलेक्शन जितवा के लाते हैं। व्हाट इज योर स्ट्रेटजी इन डेज टू कम? और ये 200 लोगों का जो नाम ले रहे हैं, क्या ये इनमें वो लोग भी शामिल हैं? मेरी में जिस तरह कहा कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि, बल्कि किसी को वो कह रहे थे कि इसके ऊपर मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है, और फौरी तौर पे 200 से ज़ायद, 225 और 250 के करीब लोग हैं सिर्फ पंजाब में, जिनके लिए उनका बोरिया बिस्तर या बांधेंगे, जो बोरिया बिस्तर है वो सरकारी ज़मीनों से, और उनको निकालेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई सिफारिश किसी की नहीं सुनी जाएगी। जिसने ज़मीन खाली करनी है सरकार की, वो खुद कर दे। आपने देखा कैसे कैसे शुरफा और कितने कितने बड़े मुअज़्ज़िज़ीन उन्होंने कहाँ। अच्छा डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, आपका वक्त बड़ा कीमती है, सारी जगह जाएं। आपने बड़ी गाही की, सुना एक वाइट पेपर आने वाला जहां मीडिया के भी कुछ सांप है जो NGO बैरून मुल्क से पैसे लेके पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। क्या बाबर अवान सब क्या कह रहे हैं, कब तक आ जाएगा और उनके खिलाफ कानून की गिरफ्त कब तक होगी मजबूत? ये जो कैबिनेट की ताज़ा मीटिंग थी हमारी मंडे वाली, उसमें ये तय हुआ है कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये आपकी इत्तला दुरुस्त है कि कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ लोगों के उसमें साथी शामिल हैं और कुछ NGOs हैं। वो बाबर अवान साहब कभी कभार अपनी निजी महफिल में नाम लिया करते थे, कोई 1-2 नाम याद है आपको? हमारे एक दोस्त होते थे बाबर अवान साहब, वो कभी कभार नाम लेते थे, उनका बड़ा नॉलेज था इस इशू पे। आप आए ना, बड़े अच्छे मेरे पास शकरी माल्टे होते हैं, मैं आप तीनों को खिलाऊं, एक दिन मेरी मेज़बानी कबूल करें तो वो निजी महफिल हो जाएगी। इस वक्त तो महफिल सजी हुई है, पूरे पाकिस्तान में करोड़ों लोग GNN देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस तनाजुर में है, हम देख रहे हैं कि जो एक इंटरनेशनल सोशल मीडिया पे एक कंसर्टेड एक अटैक कर रहे होते हैं हमारे ऊपर, तो ये उस ज़मन में ये फैसला किया गया है कि ये NGOs जी मुख्तसरन डॉक्टर साहब। जी देखिए, इस तरह से हुआ है कि जो EU डिसइंफो लैब है, उसकी रिपोर्ट की रोशनी में ये फैसला किया गया है, इसलिए
कि उसमें ये सारे हकायक सामने आए हैं और उसमें चेहरे जो हैं वो बेनकाब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी और मीनिंगफुल आपसे बात हुई और बड़ी जो आपने इन्फॉर्मेशन दी, मगर हमें वी हैव टू लीव इट देयर बड़ी साहब, और ये अच्छा एक गुफ्तगू रही। लेकिन नाज़रीन कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इस अब क्या होने वाला है ये तो थोड़ा सा इशारा डॉक्टर साहब ने दे दिया। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।